स्वागत है। सोचिए, एक किसान अपने धान के लहलहाते खेत में जाता है और देखता है कि रातों रात उसकी फसल कंकाल बन गई है, सिर्फ डंठल खड़े हैं। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा सीन लगता है ना? आज हम इसी तरह के एक मुजरिम धान की फसल को तबाह करने वाले एक खास कीट पर गहराई से बात करेंगे। और ये मुजरिम कोई बड़ा जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा कैटरपिलर है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कीट की पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख देती है। बिल्कुल। इस कीट का नाम है पीला रोएदार कैटरपिलर, यानी येलो हेरी कैटरपिलर, और इसका वैज्ञानिक नाम है पिसिलस पेनिट्यूला। ये नाम तो जरूर याद रखना चाहिए। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो बीपीएससी जैसी कृषि से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहां तो ये वैज्ञानिक नाम सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इस कीट की पूरी कहानी को समझना है, एक तरह से जासूसी करनी है। तो चलिए इस जासूसी को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जब ये कीट किसी खेत पर हमला करता है तो वो क्राइम सीन कैसा दिखता है? नुकसान का स्वरूप क्या है? देखिए, इसका तरीका बहुत बेरहम और सीधा है। इस कीट का जो लार्वा है, मतलब कैटरपिलर वाली अवस्था, वो इसका असली हथियार है। अच्छा। वो एक भूखी मशीन की तरह काम करता है। शुरुआत में पत्तियों के हरे हिस्से को खुरचता है, पर जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, ये पूरी की पूरी पत्तियां चट कर जाता है। पूरी पत्तियां? मतलब पौधे को एक तरह से नंगा कर देता है? एकदम। इसी प्रक्रिया को डिफोलिएशन कहते हैं, यानी पत्ती रहित कर देना। अब आप सोचिए, पत्तियां तो पौधे का किचन होती हैं, जहां वो अपना खाना बनाते हैं। बिल्कुल। अगर किचन ही तबाह हो गया तो पौधा तो भूखा मरेगा ही, उसका विकास रुक जाएगा, दाने नहीं बनेंगे और पूरी फसल बर्बाद। ये तो सीधा सीधा फसल की हत्या करने जैसा है। तो इस अपराधी को पकड़ने के लिए हमें पहले इसकी शक्ल सूरत को पहचानना होगा। तो चलिए इसके जीवन के हर पड़ाव पर एक नजर डालते हैं। सुराग नंबर 1, इसके अंडे। ये कैसे दिखते हैं और कहाँ मिलते हैं? जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि मादा पतंगा अपने अंडे पत्ती की सतह पर देती है। ये अंडे पीले रंग के होते हैं और उनकी सतह पर हल्के रोए होते हैं। रोएदार? हाँ, जिसके लिए प्यूबेसेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और सबसे खास बात, ये अंडे अकेले नहीं होते, बल्कि गुच्छों में होते हैं, समूहों में। अच्छा, तो धान के पत्तों पर पीले रोएदार अंडों का गुच्छा दिखना मतलब एक रेड अलर्ट है। ये पहला संकेत है कि घुसपैठ हो चुकी है। हाँ, और यही प्रबंधन का पहला मौका भी है। अगर इसी स्टेज पर इन अंडों को पहचान कर नष्ट कर दिया जाए तो आगे की लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। सही। ठीक है, मान लीजिए कि अंडे किसी की नजर में नहीं आए, तो फिर अंडों से निकलेगा लार्वा, जो असली तबाही मचाता है। उसका हुलिया कैसा है? इसकी पहचान बहुत ही विशिष्ट है, इसे भूलना मुश्किल है। लार्वा का शरीर भूरापन लिए पीले रंग का होता है, जिस पर आपको लाल रंग की धारियां दिखेंगी। पीला भूरा शरीर, लाल धारियां। लेकिन इसका सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है इसका नारंगी रंग का सिर। नारंगी सिर, ये तो बहुत अलग बात है। प्रकृति में चमकीले रंग तो अक्सर एक चेतावनी होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे मुझसे दूर रहो, मैं जहरीला हो सकता हूँ। हाँ। तो क्या इस कैटरपिलर के मामले में भी ऐसा ही कुछ है? कह सकते हैं। इसके शरीर पर जो बालों के गुच्छे होते हैं, वो भी इसकी सुरक्षा के लिए ही हैं। इन्हीं बालों की वजह से इसे रोएदार कैटरपिलर कहते हैं। ये बाल कई शिकारियों को इसे खाने से रोकते हैं। अच्छा। तो हाँ, इसका पूरा हुलिया ही एक तरह से डोंट टच मी का साइन बोर्ड है। तो संक्षेप में, पीले भूरे शरीर पर लाल धारियां, बालों के गुच्छे और सबसे खास एक नारंगी सिर। ये पहचान तो परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन लक्षणों से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अच्छा, जब ये लार्वा खा पी कर मोटा हो जाता है तब क्या होता है? तब ये अपने जीवन के अगले शांत पड़ाव में जाता है, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। इसके लिए ये अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। कुकून? हाँ, कुकून। और ये कुकून पत्ती से ही चिपका हुआ मिल सकता है। एक मिनट, रिसर्च में एक बड़ी अजीब बात लिखी है। ये कुकून रेशम और अपने ही मल यानी फ्रॉस से बना होता है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर यह प्रकृति का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हर चीज का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत चालाक रणनीति है। वो कैसे? देखिए, रेशम कुकून को मजबूती देता है और मल का उपयोग करने से दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, ये कोकून को पत्तियों और मिट्टी के बीच छिपने में मदद करता है, एक तरह का कैमोफ्लेज। अच्छा। और दूसरा, इसकी गंध शिकारियों को दूर रख सकती है। तो जो चीज हमें बेकार लग रही है वो असल में उसका सर्वाइवल टूल है। कमाल है।
यानी पत्तियों पर चिपके ये सफेद गंदे से दिखने वाले कोकून भी इस कीट की मौजूदगी का एक पक्का सबूत है। और फिर इस कोकून के अंदर से क्या निकलता है? तितली। नहीं, और ये एक आम कंफ्यूजन है। ये तितली नहीं बल्कि एक पतंगा यानी मॉथ होता है। मॉथ? हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि ये वयस्क पतंगा मोटा होता है और इसके अगले पंख भूसे या पुआल के रंग के होते हैं। अच्छा, तो ये पूरा जीवन चक्र अब साफ है। पत्तों पर पीले अंडों के गुच्छे, जिनसे निकले नारंगी सिर वाले रोएंदार लार्वा जो फसल को चट कर जाते हैं। फिर पत्तों से चिपके मल और रेशम से बने कोकून, और अंत में उनसे निकलने वाले भूसे के रंग के पतंगे जो फिर से अंडे देने के लिए तैयार हैं। हमने मुजरिमों और उसके पूरे गिरोह की पहचान कर ली है। अब सबसे अहम सवाल, इसका इलाज क्या है? प्रबंधन कैसे करें? अब आते हैं एक्शन प्लान पर। देखिए, कीट प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका होता है एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम। आईपीएम? हाँ। निर्भर नहीं रहते। जैसा हमने पहले बात की, अंडों के गुच्छों को हाथ से इकट्ठा करके नष्ट कर देना पहला और सबसे सुरक्षित कदम है। मतलब मैकेनिकल कंट्रोल? बिल्कुल। पर अगर संक्रमण फैल गया हो और हाथ से नियंत्रण करना संभव ना हो, तब रासायनिक हथियार की जरूरत पड़ती है। हाँ, तब क्या करें? जब प्रकोप गंभीर हो तब रासायनिक नियंत्रण जरूरी हो जाता है। हमारे स्रोत में एक खास कीटनाशक का जिक्र है, क्लोरोपाइरीफॉस 20EC। क्लोरोपाइरीफॉस, ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है। हाँ, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम? इसका क्या मतलब है? मतलब ये सिर्फ इसी कैटरपिलर पर नहीं बल्कि कई तरह के चबाने और चूसने वाले कीटों को खत्म कर सकता है। अच्छा, मतलब एक दवा कई दुश्मनों पे काम करती है। हाँ, ये कीट के संपर्क में आने पर और जब कीट इसे खाता है, दोनों तरीकों से काम करता है। तो फिर इसकी सही मात्रा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा, वरना ये हमारे दोस्त कीड़ों को भी तो मार सकता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इसीलिए स्रोत में इसकी सटीक मात्रा बताई गई है और ये जानकारी परीक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। क्या मात्रा है? इसकी मात्रा है 500 मिलीलीटर प्रति एकड़। मतलब 1 एकड़ धान की फसल के लिए इस कीटनाशक की आधा लीटर मात्रा को पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। 500 मिली प्रति एकड़? हाँ, ये एक ठोस जानकारी है। और छिड़काव का सही समय क्या होगा? ये सबसे अच्छा काम लार्वा की शुरुआती अवस्था में करता है, जब वो छोटे होते हैं। एक बार लार्वा बड़े हो जाएं या प्यूपा बन जाएं तो उन पर कीटनाशक का असर कम हो जाता है। तो मतलब निगरानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे ही लार्वा दिखने शुरू हो तभी एक्शन लेना सबसे प्रभावी होता है। देर करने का मतलब है ज्यादा नुकसान और ज्यादा खर्च। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि पीले रोएदार कैटरपिलर से लड़ने के लिए हमें उसके जीवन चक्र को समझना होगा। अंडों पर नजर रखो, नारंगी सिर वाले लार्वा को पहचानो और अगर जरूरत पड़े तो सही समय पर सही मात्रा में क्लोरोपाइरीफॉस 20EC का छिड़काव करो। एकदम। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कृषि सिर्फ हल चलाने का नाम नहीं, ये एक विज्ञान है। यहाँ सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला ही फसल को बचाता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। स्रोत में एक बहुत प्रभावी रासायनिक उपाय बताया गया है। ये इमरजेंसी में फसल बचाने के लिए जरूरी भी है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम हमेशा के लिए इन रासायनिक समाधानों पर निर्भर रह सकते हैं? ये आज की कृषि का सबसे बड़ा सवाल है। क्लोरोपाइरीफॉस जैसे कीटनाशक प्रभावी तो है, लेकिन इनके लंबे इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत, पानी और हमारे मित्र कीटों पर भी असर पड़ता है। तो भविष्य का रास्ता क्या है? भविष्य का रास्ता शायद इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। शायद हमें ऐसी किस्मों को विकसित करने पर और शोध करना होगा जो इन कीटों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी हो, या फिर जैविक नियंत्रण। बिल्कुल। जैसे कि ऐसे परजीवी या शिकारी कीटों को बढ़ावा देना जो इन कैटरपिलर को अपना भोजन बनाते हों। आधुनिक कृषि इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो टिकाऊ हो। हाँ, जहां हम रसायनों का इस्तेमाल आखिरी हथियार के तौर पे करें, न कि पहले। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन हमारी खाद्य सुरक्षा के भविष्य के लिए ये जरूरी है।